शीर्षक एक और दृष्टिकोण। लेखक परिमल गोस्वामी। चिट्ठी प्रेषक एम चैटर्जी, राजकर्मी। प्राप्तकर्ता मिस एम, सचिव, शिल्पकला प्रतिष्ठान। महोदया, आपका पत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं राजकर्मी के रूप में आपके नगर में आया था, यहाँ के कृषि कार्यालय का निरीक्षण करने हेतु। मेरा मूल उद्देश्य ये जानना था कि इस कार्यालय में पट्टे के बीज कितने हैं और बीज धान के अनुपात में वो अधिक हैं या कम। हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा यही है कि देश में पट्टे का उत्पादन कम और धान का उत्पादन अधिक हो। इसी बीच आपका पत्र पाकर जो आनंद मुझे मिला, उसे मैं कृषि विभाग के अधिकारी होने के नाते उचित शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपके प्रतिष्ठान से परिचय पाकर मैं अत्यंत हर्षित हूं और आपके पारितोषित वितरण समारोह में भाग लेना मेरे लिए विशेष सौभाग्य होगा। मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, क्योंकि मुझे शिल्प कार्य में विशेष आकर्षण है। बेलिस्की वार्ड में फूल सजाना, कढ़ाई कांथा करना इत्यादि कार्य मैं देश के भविष्य के सुधार के प्रथम कदम के रूप में मानता हूं। विशेषतः रुमाल के कोने में मोनोग्राम बनाना और बड़े समय से मेरे लिए अत्यंत रोचक कार्य रहा है। हलवा बनाने और बाल बांधने के कार्य को मैं निकट से देखने का अवसर कभी नहीं पाया, और ये दुर्भाग्य रहा कि मैंने कभी ये देखा नहीं कि लड़कियां अलता कैसे लगाती हैं। आपका आदेश मेरे लिए अनिवार्य है। मैं आगामी शुक्रवार को 4 बजे उपस्थित रहूंगा और आपके वर्ण्यता अनुसार अनेक कुमारियां और विधवाएं देखकर अपनी दृष्टि को परिपूर्ण करूंगा। आपका विनीत अनुयायी एम चैटर्जी। महोदया, आपका दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरी निश्चित समय सीमा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब तो मन में यही इच्छा हो रही है कि मंगलवार आ जाए, क्योंकि यदि शुक्रवार तक प्रतीक्षा करनी पड़े तो 4 और दिन विलंब हो जाएगा। आपके मनोहर संस्थान को देखने के लिए मेरे हृदय में एक अद्भुत आकर्षण जाग रहा है, किंतु ये बात भले ही यहीं छोड़ दी जाए। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। सादर, आपका अत्यंत विनीत एम चैटर्जी। महोदया, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उस दिन आपके संस्थान के कार्यक्रमों के समापन के पश्चात मैं एक प्रकार से अभिभूत होकर लौटा। वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु क्या किया, सामाजिक संस्थान है, लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। मेरी उपस्थिति आपके संस्थान के निर्देश का परिणाम थी या मेरे अपने निर्णय का, यह मैं अब तक पूरी तरह निश्चित नहीं कर सका। उस दिन आपने मुझे आपकी उच्च कोटि की कलाओं को अत्यंत निकट से देखने का जो अद्भुत अवसर दिया, वो मेरे 32 वर्षों के जीवन में आज तक किसी ने नहीं दिया था। सुप्रिया नाम की युवती की जूड़ा मैंने अपने ही हाथों से खोल दी और दूसरी ही एक युवती ने 5 मिनट के भीतर उसी जूड़े को पहले जैसा फिर बांध दिया। ये बात आज भी मुझे स्वप्न के समान प्रतीत होती है। मेरी आंखों के सामने प्रभावती, उमा, गौरी और सावित्री, इन चारों ने 4 रुमालों पर मेरे नाम के अक्षर काढ़े। ये भी एक विस्मयकारी घटना थी। अंग्रेजी के MC, ये 2 अक्षर मैं बचपन से पढ़ता लिखता आया हूं, पर ये 2 अक्षर इतने सुंदर भी हो सकते हैं, ये अनुभूति मुझे केवल उसी दिन हुई। और फिर जब मैंने अलता लगाने का रहस्य जानना चाहा, तब आपने अलता की शीशी उठाकर मेरे हाथ में दे दी और एक एक कर अपने दोनों चरण मेरी ओर बढ़ा दिए और अपनी परिहास भरी मुस्कान के तीर मेरे हृदय में चुभोने लगीं। उस समय मैंने क्या किया था, मुझे कुछ स्मरण नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं लज्जा से पसीने पसीने हो उठा था। पर क्या वो केवल लज्जा थी? कौन जाने वो और क्या था। परंतु संस्थान की युवतियां हंसती हंसती मुख पर आंचल रखे दूर हट गईं। आप भी संभवतः हंस रही थीं, पर आपकी प्रतिभा और त्वरित बुद्धि ने मुझे बचा लिया। पर क्या सचमुच बचा लिया? आप किसने बड़ी खाली कहकर एक ही छलांग में उठी और भाग गईं। क्या मैं वो बात भूल सकता हूं? उस दिन आपने तरह तरह के आयोजनों के बीच मुझे अधमरा कर छोड़ा। आपका मेरे पास आना चाहना ये तो सर्वथा आशातीत है। आप अवश्य आएंगी। बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है। मेरी समय मूल्यता पर व्यंग ना कीजिए। संस्थान को बचाना है। आप नहीं जानती, मैं स्वयं अमूल्य हूं। माँ बचपन में मुझे अमूल्य कहकर बुलाती थीं, और फिर भी आपके सामने और केवल आपके सामने ही मैं दुर्लभ हो उठा हूं। आप मुझे लेकर जो चाहे कर सकती हैं। इति आपका महेश चट्टोपाध्याय। प्रिय मिस दत्त, आवेग के वशीभूत होकर अब तक मैं आपके पत्रों के उत्तर में ऐसी ऐसी बातें लिख चुका हूं कि उन्हें आपको भेजना असंभव है। मानसिक चंचलता के समय एक उपदेश वाक्य बार बार स्मरण में आ जाता है। डू राइट एंड फियर नो मैन, डोंट राइट एंड फियर नो वुमन। अतः विशुद्ध आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति से मैं इन पत्रों को डाक में नहीं डालूंगा। पत्र भेजने का विचार आते ही जिस संयम की आवश्यकता होती है, वो संयम इस समय मुझ में नहीं है। इसलिए आपका पत्र मिलते ही मैं उसका उत्तर लिखूंगा, क्योंकि लिखे बिना मैं स्थिर नहीं रह सकता। पर उस पत्र को डाक में नहीं दूंगा। दे दिया तो न जाने कितनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप कह सकती हैं, हृदय के विषय में इतनी बुद्धि सावधानी क्यों? पर मैं पहले ही कह चुका हूं, ये आत्मरक्षा है।
यद्यपि इस आत्मरक्षा का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जहां आत्मविनाश का आकर्षण प्रबल हो वहां आत्मरक्षा का प्रयास निरर्थक है। फिर भी थोड़ी सी लगाम मैंने अपने हाथ में रख छोड़ी है। इसके अतिरिक्त मैंने अपने आप को सहसा जितना प्रकट कर दिया है, उतना ही आपकी ओर से कितना प्रकट होता है ये भी मैं जानना चाहता हूं। पत्र डाक में न दे पाने के कारण मैं भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूं, और फिर भी जय अज्ञात की जय तो एक दिन करनी ही होगी। आपके इस पत्र ने मुझे उन्मत्त कर दिया है। आपने लिखा है, आपके साथ स्वाभाविक रूप से बात करने का अवसर यहां किसी को नहीं मिला। ओह, कैसी निष्ठुरता है आपकी! तो क्या उस दिन जो कुछ आपने कहा और किया सब कुछ अस्वाभाविक था? यदि अस्वाभाविक था तो फिर इतना संकोच क्यों? जो बातें आपने कही, जो काम आपने किए, हमारे बीच मिलने जुलने का जो उदार अवसर आपने मुझे दिया, वह तो क्रमशः देना ही था। तो पहले ही दिन क्यों नहीं दिया? भूमिका क्यों नहीं रची? सीधे सीधे क्यों ना दोहरी पदोन्नति दे दी? हानि ही क्या थी? पदोन्नति देने के बाद अब आप मुझे फिर नीचे की कक्षा में उतारना चाहते हैं, यह तो बड़ा ही विचित्र है। इतने दिनों बाद स्वाभाविक बातों और कामों के लिए आप मुझे फिर वहां बुलाना चाहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं दूसरे दर्जे में प्रवेश कर चुकी हूं। अब मेरा तीसरे दर्जे में उठने का समय है। मैं आपके इस अन्यायपूर्ण अनुरोध का पालन नहीं करूंगी। इति आपकी गुणमुग्ध महेश। मान लिया, पर क्या आप लोग वास्तव में मुग्ध हुए हैं? यह बात मुझे भली भांति जाननी आवश्यक है। यदि सचमुच आप मुग्ध हुए हैं तो मेरा व्यक्तित्व आपके जीवन को, आपकी कल्पना को, आपकी साधना को और आपके भविष्य को निश्चय ही संजीवित करेगा, कुसुमित करेगा और सार्थक करेगा। कभी कभी मेरा दर्शन, मेरी वाणी, मेरी बातचीत, मेरी विनोद प्रियता आप सबको सार्थक करेगी। पर सबको ही क्यों? समस्त जनसमूह में उस दिन मैंने देखा तो केवल आपको ही था। अनेक में अरुचि नहीं, पर एक के प्रति आकर्षण अधिक होता है। सबको समान रूप से सार्थक करने के लिए बहुत समय और बहुत परिश्रम चाहिए। क्या आप सचमुच विश्वास करती हैं कि मुझ में उतनी सामर्थ्य है और मेरे हाथ में उतना समय है? तो फिर आप हम क्यों कर मरती हैं? आपका महेश। मानिका देवी, मेरा स्थानांतरण हुआ है, पर मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। अपने तबादले का समाचार मैंने जानबूझकर आपको नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था आप विदाई अभिनंदन का आयोजन करने लगेंगी, और तब मेरे लिए विदा लेना सर्वथा असंभव हो जाता। आपका सानिध्य दूसरी बार यदि मिला तो मैं पूर्णतः आत्मविस्मृत हो जाता। इसीलिए बिना बताए चला जाना ही श्रेयस्कर समझा। संस्थान की अपेक्षा पेट्रन आपके निकट क्रमशः बड़ा होता जा रहा है। संस्थान के लिए ये चाहे जितना ही घातक हो, मेरे लिए इसका मूल्य कितना है ये मेरे सिवा और कोई नहीं समझ सकता। ये सोचकर ही मैं पुलकित हो उठता हूं कि मेरे बिना संस्थान का वो मधुर आवरण अब नीरस हो गया है। मुझे और अधिक उकसाइए नाथ। अभी अभी नौकरी मिली है, यदि ये हाथ से निकल गई तो फिर भाग्य की खोज में मुझे सड़कों पर भटकना होगा। मैं और भी असहाय हूं। इस कारण हूं कि मैं अपनी हस्तलिपि आपको भेज नहीं सकता। आपकी ओर से सब कुछ, सब बातें मैं सुन रहा हूं, पर मेरी कोई भी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही। इति आपका महेश। मणिका देवी, 15 दिन बाद आपका पत्र पाकर मैं फिर उन्मत्त हो उठा हूं। आपका संस्थान और आप लोग गोल जाएं, बस आप रहिए। मैं संसार में किसी से असंतुष्ट नहीं होता। आपके भीतर से मैं इस देश का भविष्य देख रहा हूं। आप आदर्श संस्था नेत्री हैं। संस्थान मनुष्य के लिए बनते हैं। मनुष्य को अलग कर कोई संस्था चल नहीं सकती। जो केवल विधि विधान लेकर बैठे रहते हैं, वे दीवारों में घिरे बंद स्थानों में जीते हैं। वे चलते नहीं, पर आप चल रही हैं, और आपका संस्थान भी चल रहा है। और भी सुविधा यह है कि हम दोनों दो दिशाओं में चल रहे हैं। मेरे साथ, अर्थात इस चलायमान पृथ्वी के जीवित मनुष्य के साथ थोड़ा सा भी परिचय होते ही आप और आपका संस्थान चल पड़े हैं। अब इस मनुष्य को आप अलग नहीं कर सकती। मैं धीरे धीरे आपको पथ पर खींच रहा हूं। पत्रों का उत्तर डाक में न डालकर मैं आपके प्रति कुछ क्रूरता अवश्य कर रहा हूं, पर यदि खिंचाव प्राणों का हो तो इस खींचातानी में ही आनंद है। मैं आप लोगों में से किसी को भूला नहीं हूं। मेरे सौभाग्य से यदि यह वर्तमान नौकरी ना होती तो मैं आपके संस्थान का द्वारपाल बनकर ही जीवन बिता देता। पत्र की आशा में बैठने से क्या लाभ? आपको पत्र नहीं मिलेंगे। इति आपका महेश। प्रियतमा मणिका, पत्र पाता हूं पर पत्र दे नहीं सकता। यह कैसा दुख है ये तुम नहीं समझ सकोगी। तुम्हारा साप्ताहिक पत्र अब नियमित रूप से पखवाड़े का हो गया है। बुरे में यही अच्छा है।
तुम कम से कम 15 दिन संयम रख पाती हो और 15 दिन बाद मन की बात कहकर हल्की हो जाती हो। पर मेरी दशा कभी सोची है? हर 15 दिन के परिवर्तन में तुम चंद्रमा की तरह धीरे धीरे मेरी उपग्रह बनती जा रही हो और ग्रह दोष से मैं मूक और बधिर बना बैठा हूं। पर मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा दिन दिन बढ़ रही है, ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। अत्यधिक श्रद्धा अच्छी नहीं। जहां श्रद्धा बढ़ती है वहां निर्दयता और उदासीनता बढ़ती है और उसी अनुपात में प्रेम घटता है। स्कूल के हेडमास्टर को हम बहुत मानते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल को, घर में स्थापित देव प्रतिमा को भी बहुत मानते हैं, पर प्रेम कहाँ रहता है? मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा वैसी ना हो जाए। तुम्हारी असिस्टेंट सेक्रेटरी श्रीमती अमिया का विवाह हो गया, ये सुख का समाचार है। सबिता के पति भी सबिता को साथ ले गए, ये भी सुखद है। आने वाली मुरमुरे भुनने की प्रतियोगिता में मैं उपस्थित नहीं रह सका, इसका दुख तुम प्रकट कर रही हो, पर मैं होता तो और भी दुख होता। मुरमुरे भुनने में इस समय मैं सबको पराजित कर रहा हूं। मेरे हृदय में दिन रात मुरमुरे भुन रहे हैं। गरम रेत पर धान गिर रहा है और चटपट शब्द करता हुआ फूट फूट कर बुरमुरा बन इधर उधर उड़ रहा है। मुझे लगता है ये इतना सच्चा दृश्य है कि बाहर के लोग भी शायद उसे देख पा रहे हैं। इसलिए यदि मैं वहां होता तो तुम्हारी कोई भी लड़की प्रतियोगिता में खड़ी ना हो पाती। इति तुम्हारा ही महेश। प्राण की मणिका, तुम पत्र लिखती रहो। और क्या उपाय है? उस दिन तुम ठीक ही समझी थी कि मेरा सौहार्द कृत्रिम नहीं था। मेरे हृदय में उस दिन सचमुच कोई बनावट नहीं थी। भले ही वह क्षणिक रहा हो, पर उसका शेष आज तक मैं ढो रहा हूं। मुझे तुम्हारा समाचार चाहिए, तुम्हारे पत्र चाहिए और अंततः तुम ही चाहिए। क्या ये मेरी नीरवता में प्रकट नहीं हो रहा? मैं जितना मौन रहूंगा तुम उतना ही मुझे अपना मानती जाओगी। तुम पूछती हो ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये दोष नहीं है, ऐसा मत सोचना। मेरे ऊपर अपना अधिकार खुले मन से बढ़ाती जाओ, उसी में मुझे सुख है। तुम आग्रह करोगी, अभिमान करोगी, रोओगी, काम पर जाने लगूं तो दोनों हाथों से मेरे गले लिपट जाओगी, मेरी जेबें टटोलती रहोगी। नहीं नहीं, आशा मत छोड़ना। इति तुम्हारा ही महेश। प्राण की सेक्रेटरी, पत्र का उत्तर न मिलना निश्चय ही दुर्भाग्य है, पर हर समय नहीं। क्यों नहीं, यह अवसर आने पर समझा दूंगा। प्राण की मणिका, तुम धीरे धीरे मेरे मन में प्रवेश कर गई हो। मेरे सुख दुख, मेरी चिंताएं, मेरी कल्पनाएं तुम्हारे अपने सुख दुख और चिंताओं में बदल गई हैं और इसी से मैं तुम्हारे प्रति एक अजीब, लगभग अमानुषिक आकर्षण अनुभव कर रहा हूं। तुम लोगों के संस्थान का कोई समाचार न मिले तो मैं बेचैन हो उठता हूं। ये बात जब तुम समझ पाई हो तब अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने काम में लग सकता हूं। पर तुम्हारे कुछ वाक्य मुझे कभी कभी निराश कर देते हैं। अमिया और ललिता का विवाह हो गया, सविता का पति उसे ले गया। स्मारक समाचार के रूप में ये सब लिखना तुम्हारी ओर से पूरी तरह स्वाभाविक है, पर रेबा भाग गई लिखकर तो मुझे क्या याद दिलाना चाहती हो? क्या इसमें कोई निर्दय संकेत छिपा है? स्पष्ट लिखो, नहीं तो मैं सचेत रहूंगा और तुम्हारे पीछे गुप्तचर लगा दूंगा। तुम्हारी हर गतिविधि पर निगाह रखूंगा। तुम्हारे पत्र में एक और मर्मांतिक सत्यवाक्य लिखा था, वह भी मुझे भीतर तक पीड़ा दे रहा है। तुमने लिखा है, इस बार की अखिल भारत अचार प्रतियोगिता में हमारे यहाँ की आंवले के अचार ने प्रथम स्थान पाकर रजत पदक पाया है। क्या इसके भीतर में तुम्हारे भावी आचरण का संकेत देखूं तो क्या ये अन्याय होगा? अचार पालन में हमारे देश की स्त्रियां सदा ही संसार के सब स्त्रियों को पराजित करती आई हैं, तो क्या तुम आंवले के अचार के बहाने नारी अचार की ही ओर संकेत कर रही हो? यदि ऐसा है तो ये मेरे प्रति तुम्हारी निर्दयता ही कही जाएगी। यदि इस उम्र में तुम देवी चौधरानी बनने का स्वप्न देख रही हो तो मुझे भी सावधान होना पड़ेगा। मैं प्रत्युत्तर में आनंद मठ का सन्यासी बनकर वंदे मातरम नहीं गा सकूंगा, अर्थात तब मुझे अपनी नीरवता भंग करके बीच राह से ही तुम्हें लौटा लाना होगा। तुम जो जो लिखती हो तुम्हारे साथ वैसा वैसा सब करने की इच्छा होती है। तुम क्यों नहीं करोगी? मेरा जीवन इस तरह बीत जाएगा यह भी निश्चित नहीं, पर तुम्हारी ओर का आकर्षण यदि सत्य है तो घर बैठे बैठे ही तुम्हें अपनी ओर खींच लेने की इच्छा होती है। अब सूत छोड़ता हूं। इति तुम्हारा महेश। स्वर्ण सचिवे, तुम्हारे पत्र ने मेरा भय हर लिया। तुम क्रमशः अधीर हो उठ रही हो, यह अकारण नहीं। तुमने लिखा है सुकुमारी का भी विवाह हो गया, तो होने दो। सब एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मांग में सिंदूर भर झुकी दृष्टि और लज्जित मुख लिए चलते चले जाएं। शिल्पकला वितान का चित्र धीरे धीरे दृश्य पटल से मिट जाए, फिर तुम्हारा नगर शमशान बन जाए, फिर धीरे धीरे और यदि और भी अच्छा हो तो बहुत जल्दी देश निर्जन हो जाए, पृथ्वी सूनी हो जाए और केवल रह जाएं तुम और मैं, दो आदिम नर नारी, आदम और ईव। हम निश्चिंत घूमते रहें पथ मैदान घाट वन पर्वत गुफा गहवर में, चलें ध्रुव प्रदेश की ओर अनंत हिम की भूमि में, और यदि शीत असह्य हो जाए तो भूमध्य सागर में किसी विराट युद्धपोत पर पूरा जीवन बिता दें।
तुमने लिखा है आप भी अकेले मैं भी अकेली। मैं भी तो यही कहता हूं। एक गोलीखोर घड़ी में जब 2 बार बजा तो उसने कहा दोनों बार तो एक ही बजा। वो गोलीखोर ठीक कहता था, अर्थात हम दोनों भी अकेले हैं। जो गोलीखोर नहीं है वो देखेगा हम दोनों मिलकर एक अखंड अविभाज्य युग्म घटना है। लोगों का भय, समाज का भय वो उठ ही नहीं सकता। वो केवल तुम्हारी कल्पना है। नर नारी के मिलन पर आज तक किसी समाज ने आपत्ति नहीं की। तुम्हारा अगला पत्र पाकर जानूंगा कि तुम और कितनी दूर बढ़ाई हो। इति तुम्हारा ही प्राण का महेश। प्रियतम सु, तुम ऑनर्स ग्रेजुएट हो। ये बात इस पत्र से ही पहली बार जान सका। तुम्हारा पिछला पत्र लिखते समय तक मैं समझता था कि तुम अधिक से अधिक मैट्रिक पास हो। यदि पहले ही जानता कि तुम ग्रेजुएट हो तो विदेशी कवियों की कितनी ही सुंदर पंक्तियां उद्धृत कर सकता था। तब उस गोलीखोर घड़ी का उदाहरण लिखने की आवश्यकता न पड़ती। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है, ईच लुक्ड ऑन ईच अप इन द मिडस्ट अ ट्रूथ ग्रू विदाउट स्पीच। या फिर रोजेटी की ये पंक्ति और भी सुंदर है, योर हार्ट इज नेवर अवे बट एवर विद माइन, फॉर एवर विदाउट इंडेवर। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। आप कहकर क्या लाभ, क्योंकि मैंने तो मैं मैट्रिक पास समझकर ही प्रेम किया था। इस विषय में मेरे भीतर कोई संस्कार नहीं। केवल उमा ही नहीं, सीता, सावित्री, मैत्रेयी, गार्गी कोई भी मैट्रिक पास नहीं थी। इस ओर से कोई बाधा नहीं थी। उल्टे अब तुम्हारे ग्रेजुएट होने की बात जानकर मेरे मन में एक हल्का सा भय प्रवेश कर गया है। तुम्हारे पास जो नगद धन है वो तुम्हारा ही रहे। मैं उस पर अधिकार जमाना नहीं चाहता। आनंद के साथ स्वीकार करता हूं कि मेरे हाथ में भी अब थोड़ा थोड़ा जमा होने लगा है। यदि तुम मेरी सेक्रेटरी बनो तो शायद और भी अधिक जमा होगा। पर धन की बात रहने दो। तुम्हारा हृदय मेरा होगा और मेरा हृदय तुम्हारा। ऐसी अवस्था में संभव है कि तुम्हारा धन और मेरा धन भी एक हो जाए। ऊपर जो रोसेटी की पंक्ति उद्धृत की है उसमें विदाउट एंडेवर शब्दों के नीचे मैंने स्वयं रेखा खींची है। इस वाक्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना किसी प्रयास के जब एक का सब कुछ दूसरे का हो सकता है, ये केवल इस युग की विशेषता नहीं, ये सभी युगों की विशेषता है। मैं अब तक केवल इसी सत्य पर भरोसा करके बैठा रहा हूं और मुझे विश्वास है मैं ठगा नहीं गया। इति तुम्हारा ही महेश। मणिका लक्ष्मी, मेरा मन तो स्थिर हो चुका है। अब तुम्हारा मन अंत तक स्थिर रहे, बस इसी में मेरी रक्षा है। तुम अधिक लिख लिख कर अपने को और लुभावना मत बनाओ। मैं तो पहले ही दिन से डूब चुका हूं। तुम ये सोचकर दुखी मत होना कि तुम तिलोत्तमा नहीं हो, वह तो केवल एक छलना है। तिलोत्तमा नाम की कोई स्त्री इस पृथ्वी पर कभी थी ही नहीं। अकारण तिल को ताड़ मत बनाओ। मैं चुप बैठा नहीं रहा। तुम्हारे देश में तुम्हारे परिवार के विषय में मैंने सब सूचनाएं एकत्र करवा ली हैं। उनसे ये जान पाया हूं कि तुम बीए पास हो और इसी कारण तुम्हारे पूर्ववर्ती मफस्सली जमींदार, जोतदार और पंचायत प्रेसिडेंट किस्म के वर प्रार्थी तुमसे विवाह करने का साहस नहीं कर पाए। फिर भी कुछ आए थे और तुमने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तुम सरकारी नौकरी वाले पुरुष से विवाह करना चाहती हो। आईसीएस तुम्हारे मन के अनुकूल है, ना हो सके तो बीसीएस। इसीलिए मेरा भाग्य प्रसन्न हुआ है। शिल्पवितान की नौकरी तुम्हारे लिए केवल एक बहाना है। तुम चाहे जितनी विनम्रता दिखाओ, तुम्हारी स्थिति अच्छी है। नौकरी ना भी करो तो तुम्हारा निर्वाह सहज है, किंतु चुपचाप बैठा रहना तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। इसीलिए तुमने ये मार्ग चुना। तुम ये भी समझ चुकी हो कि चाहे जो करो, विवाह तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारे संकल्प और धैर्य को देखकर मैं दूसरी बार मुग्ध हुआ हूं। तुम मेरी हो। इति तुम्हारा ही महेश। लक्ष्मी डी, तुमने तो सर्वनाश ही कर डाला। तुम शुक्रवार को मेरे पास आ रही हो और उसी दिन तो मेरा मफस्सल जाने का कार्यक्रम था। अब मजबूरन वो यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी। तुमने लिखा है स्टेशन आओगी। नहीं, मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा। तट पर लगने के बाद मुझे अब नाव डूबने का भय नहीं रहता। तुमने असाध्य साधन कर दिखाया है। स्टेशन आकर तुम लौट जाओगी, ये मैं जानता हूं। तुम्हारी तपस्या की संगति रखने के लिए मैं भी घर पर ही रहूंगा। तुम्हें पा लेने के बाद मेरी ओर का काम आरंभ होगा। तुम मेरे घर आओगी, मैं तुम्हें सब कुछ कह दूंगा। सब कुछ सुन लेने के बाद तुम मुझे पकड़ लेना। मेरे लिखे हुए पत्र अवकाश में किसी दिन तुम्हें दिखा दिए जाएंगे। कैसा रहेगा? और हां, तुम अपने राशन कार्ड का क्या प्रबंध करके आ रही हो? इति तुम्हारा ही महेश। ब्रह्मयी मां, सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।